शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम से, जो ये अंतिम कविता है, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है, इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सर्वप्रथम हम निराला जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे, उसके बाद कविता का सारांश, और इसके बाद फिर क्या जानेंगे, इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गड़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्ययन। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। यानी कि निराला जी की ने जब अपनी अल्पायु में शादी की तो उस समय इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और पत्नी की मृत्यु के बाद इनकी माँ भी चल बसी, फिर इनके पिता भी चल बसे और चाचा भी चल बसे, और इनकी एक ही बेटी थी समृद्धि और सरोज सरोज तो वो भी 22-23 साल की उम्र में वो भी पिता परमात्मा को प्यारी हो गई थी। ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर एक क्या था, ये संघर्षों का जो पहाड़ है, दुखों का एक जो पहाड़ था, वो इन पर टूट पड़ा था, निराला जी पर। लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, और अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने दिया। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, प्रिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो ये आप चीज पढ़ लेना। जो निराला जी है, निराला जी आते हैं हिंदी साहित्य के दौर में, छायावादी दौर के अंदर। छायावादी दौर जिसे क्या कहते हैं, जो पाश्चात्य देशों में छायावाद को पूंजीपति के नाम से जाना जाता है। पूंजीपति, सर पूंजीपति या, हाँ जी बोलिए। पाश्चात्य देशों में पूंजीपति के नाम से जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा शुरू की थी, मार्क्सवादी विचारधारा, जिसको हम यहाँ पे पूंजीपति के नाम से जानते हैं, या क्या नाम है, छायावाद के नाम से, जो हिंदी साहित्य जगत के साहित्यकारों ने इसको एक नाम दिया, इस पूंजीपति विचारधारा को या मार्क्सवादी विचारधारा को, छायावाद। तो जो कवि निराला जी हैं, कवि निराला जी अपने जीवन में, कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, और ये छायावाद के दरमियान आते हैं, और इन्होंने पूंजीपति वर्ग का अधिकतर प्रयोग किया है और पूंजीपति वर्ग का अधिकतर विरोध किया है। ये चाहते थे कि ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये शोषित वर्ग, ये जो गरीब व्यक्ति है, जिनका ये पूंजीपति वर्ग क्या करता है, शोषण करता है, उसका इन्होंने विरोध किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये इन्होंने अधिकतर अपनी रचनाओं में बादल, बादल जो शब्द है इन्हें काफी प्रिय है, और बादल जो शब्द है, बादल को आधार बनाकर इन्होंने समाज के अंदर एक सामाजिक जो क्रांति है वो फैलाने का कार्य किया है निराला जी ने। और निराला जी हिंदी साहित्य जगत में मुक्त मुक्त छंद के नाम, मुक्त छंद का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था हिंदी साहित्य में। इन्हीं की देन है मुक्त छंद की। पहले के जो साहित्यकार थे वो क्या करते थे, वार्णिक या मात्रिक छंदों में कविताएं लिखते थे, लेकिन इन्होंने इस दौर को समाप्त कर दिया। मात्रिक और वार्णिक छंद को इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया, जिसमें न तो वर्णों की गिना जाता है और न ही मात्राओं को। ठीक है, तो ये जो हमारी कविता है, उत्साह, उत्साह का मतलब है जोश। ठीक है, ये जो कविता है इसका सारांश एक बार जान लीजिएगा आप। उत्साह छायावादी कविता है, और इसमें बादलों के माध्यम से मनुष्य के उत्साह के विषय में बताया कवि ने। कवि चाहते हैं कि बादल अपने उत्साह से सारे आकाश को घेर ले, और वह काले घुंघराले बालों से सज कर अपने मन में बादलों की भांति एक जो बिजली है उसको धारण कर ले,
और वे क्या करे, कवि के समान जो पोरस की भावना है उससे भी भर उठे और संसार को एक नए जोश से भर दे। और जिस तरह से ये जो धरती है, ये धरती प्यासी धरती है, और इस प्यासी धरती की जो तृप्ति है वो कैसे समाप्त हो सकती है? वो समाप्त हो सकती है सिर्फ जब बादल बारिश करेंगे, तो वो बारिश होगी तो इसकी जो तृप्ति है वो समाप्त हो जाएगी, और इस धरती के सभी जन प्राणी सभी बादलों की ओर क्या करते हैं, देखते रहते हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे कि कब बादल आसमान में चारों ओर फैले मंडराए और कब वह क्या करे, बारिश करे। और ये जो धरती है ये तप रही है, इससे उन्हें छुटकारा मिले, उनके मन को सांत्वना मिले। ठीक है, तो ये बातें इसमें बताई है। इसका जो कहने का तात्पर्य कवि का एक ही है, बादलों को तो सिर्फ एक आधार बनाया है। बादलों से अभिप्राय है लोगों को, गरीब लोगों को संबोधित किया है कवि ने, क्योंकि उनका समाज के अंदर शोषण किया जा रहा है। उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कवि उनके अंदर उमंग, जोश, उत्साह भरने का काम करता है, ताकि वो पूंजीपति वर्ग का विरोध करे, उनके साथ लड़े और अपने अधिकारों की प्राप्ति करे। ठीक है, तो ये बात है इस कविता में। दूसरी है जो अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन महीने की मस्ती और उसकी सुंदरता का सुंदर चित्रण किया है। फागुन की जो सुंदरता है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो कवि के हृदय में समा नहीं पाती, क्योंकि कवि का हृदय कम है और कवि का हृदय छोटा है, और फागुन की जो सुंदरता है, फागुन के महीने की सुंदरता वो ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं कहीं फागुन के महीने में धीमे धीमे जो धीमी धीमी हवा चलती है, और कहीं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, और कहीं वृक्षों पर लाल और हरे रंग के जो पत्ते हैं वो उग आए हैं, और कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। हर जगह ये जो शोभा है ये ऐसी खिली हुई है कि ये इस सुंदरता को कोई अगर देखे तो कवि के मन में ये सुंदरता समाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये बातें हैं इस कविता में। अट का मतलब होता है समाना, प्रवेश करना। तो शुरू करते हैं। बादल गरजो, शुरू में ही संबोधन शैली का प्रयोग हो गया। कौन सी शैली का? संबोधन शैली का। गेर गेर गोर गगन दारादार हो, गेर गेर गोर गगन दारादार हो, ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना कैसे पाले, सा से सी के समान। इस प्रकार के जो शब्द है ये किस चीज का प्रतीक कराते हैं? ये कराते हैं उपमा अलंकार का। और जो दूसरी पंक्ति है, गेर गेर गोर गगन, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, और गेर गेर में पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वजर छिपा नूतन कविता, वजर छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। तो सबसे पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। गोर का मतलब होता है भयंकर। गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान। दारादार, दारादार का मतलब है लगातार, कंटिन्यूटी में। ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, काले गुंगराले, काले रंग के गुंगराले जो टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, बाल कल्पना, बाल कल्पना यानी कि बच्चों की कल्पना की तरह। कैसे पाले, कैसे के पाले का मतलब होता है इनका पालन पोषण किया जाता है। विद्युत छवि, विद्युत छवि का मतलब होता है बिजली की जो सुंदरता होती है। उर, उर होता है हृदय में। वज्र, वज्र एक कठोर हथियार होता है, एक कठोर या भीषण हथियार का नाम होता है वज्र। ठीक है, नूतन, नूतन का मतलब होता है नया। फिर भर दो, उन्हें उनके अंदर उमंग या जोश भर दीजिएगा। तो कवि
इन पंक्तियों में एक जो बादल है, ये जो बादल है, बादल क्रांति का, बादलों को कवि ने आधार बनाया है। और कवि ने बादलों का आधार बनाकर जो गरीब लोगों का जो शोषण किया जा रहा है पूंजीपति वर्गों के द्वारा, उनको, उनके अंदर जोश बढ़ने का, उनके अंदर उत्साह बढ़ने का जो काम किया है कवि ने इन पंक्तियों में किया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। बादल गरजो घेर घेर गोर गगन दारादार हो। कवि बादलों में क्रांति की आवाज को सुनता है। कवि किस में? बादलों में क्रांति की आवाज को सुनता है। और घेर घेर गोर गगन दारादार हो। और जब वो बादल आपस में टकराते हैं, या वो जब वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं, जब वो बादल आवाज करते हैं, गड़गड़ाने की जो आवाज बादलों के अंदर से निकल कर आती है, तो कवि उस गड़गड़ाने की आवाज पर बहुत ही खुश होते हैं। और खुश होकर क्या कहते हैं कवि कि बादल गरजो घेर घेर गोर गगन दारादार हो। कि हे बादलों, तुम इतना गरजो, इतना कड़को, इतना गड़गड़ाओ कि तुम अपनी इस भयंकर गर्जना से पूरे आसमान में चारों ओर फैल जाओ। यानी कि बादलों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि आप है ना, अपने अंदर क्या करें, आप अपने अंदर ये जो गर्जना है इसको भी और भयंकर पैदा करो, और गड़गड़ाने की जो आवाज है इसको भी और भयंकर रूप दीजिए, ताकि ये जो गर्जना है, ये गर्जना, ये गर्जना पूरे समाज के, इस धरती के प्रत्येक कोने तक फैल जाए। यानी कि जब बादल पूरे आसमान में फैल जाएंगे, कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिधर बादल नहीं फैलेंगे, तो उस समय जब बादल आसमान में चारों ओर फैल जाएंगे, तो वो जब आपस में टकराते हैं और टकराने पर उनके अंदर से जो वो गर्जने की आवाज आती है, टकराने की आवाज आती है, तो उस पर कवि खुश होकर कहते हैं कि तुम क्या करो, पूरे आसमान को चारों ओर से घेर लो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि कवि गरीब लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपने अंदर क्रांति भरो, अपने अधिकारों का प्राप्त करने के लिए, पूंजीपति वर्ग का विरोध करने के लिए, समाज का, इस धरती का कोई भी कोना न छोड़िए, और हर एक कोने में इस क्रांति की आवाज गूंज उठनी चाहिए। इस क्रांति की जो आवाज है प्रत्येक कोने में फैल जानी चाहिए। ठीक है, आगे है, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले। फिर कवि उन बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम किसके समान हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, और तुम क्या हो, जैसे काले बाल होते हैं और वो घुंघराले होते हैं, तुम्हारी, तुम्हारा जो रंग रूप है, किनका? बादलों का। तुम्हारा रंग रूप बादलों के समान, तुम्हारा रंग रूप काले और घुंघराले बालों के समान है, लेकिन तुम्हारे जो ये रंग रूप तुमने धारण किया है काले बालों की तरह, ये बड़ा ही सुंदर रंग रूप है। ठीक है, आगे है कि बाल कल्पना कैसे पाले। और फिर कभी आगे बादलों को संबोधित करता है, वे कहता है कि तुम्हारा जो पालन पोषण है वो बच्चों के समान किया जाता है। तुम्हारा जो पालन पोषण है वो किसके समान किया जाता है? बच्चों के समान पालन पोषण किया जाता है। जैसे एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, वैसे ही बादलों का पालन पोषण होता है, और वो एक अपना विकास अपना, यानी कि धीरे धीरे वो विस्तृत होते जाते हैं, अपना परचून, मतलब कहने का मतलब यह है कि अपना बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। तो विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले, कवि बादलों को फिर से संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, अपने हृदय में तुम क्या करो, बिजली की जो चमक है उसको छिपा कर रखिए।
यानी कि कहने का मतलब है कि जब बादल आपस में टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने पर उनके बीच से जो बिजली निकलती है वो एक डरावनी, एक डर का, एक भय का संकेत देती है लोगों को। और उस चमक को, उस बिजली की चमक को देखकर लोग क्या कर लेते हैं, अपने अपने घरों में अंदर घुस जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ताकि कहीं ये जो गर्जना की है, ये जो बिजली है, ये हमारे ऊपर प्रहार न कर दे। तो इसी तरह से वो जो पूंजीपति वर्ग है, वो पूंजीपति वर्ग जब उस उन पूंजीपति वर्ग के बीच में और उस पूंजीपति वर्ग और ये क्या नाम है, गरीब वर्ग है, ठीक है, जिनका शोषण किया जाता है, ये जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में से एक आवाज निकलती है। और वो डर के मारे वो जो क्रांति गरीब व्यक्ति फैलाता है, उस क्रांति की जो आवाज है, उस आवाज के कारण से डर के मारे क्या है, वो क्या कर लेते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने घरों में छिप जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं ताकि कहीं ये किसी तरह से कोई गलत कदम ना उठा दे। ठीक है, जैसे एक करंट का एग्जांपल बताऊं आपको, सिंपल सा, ताकि आपको पता भी चले करंट का। जैसे कि अभी पिछले 15-16 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, भाई साहब जी ने एक बार भी आके किसान भाइयों से कभी भी आके बातचीत नहीं की, लेकिन वो किसानों को, अपने आप को हितैषी मानते हैं किसानों का। तो ये जो आवाज है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये डर सता रहा है। ये उन्हें डर है कि ये जो आंदोलन, ये एक प्रचंड रूप धारण किया है इस आंदोलन ने, ये कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी रूप में नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि ये एक क्रांति है। ऐसी क्रांति समाज के अंदर चलती रहती है, फैलती है, और जब जब उन्हें, गरीब लोगों को अपने अधिकारों की प्राप्ति करनी होती है तो वो क्या करते हैं, ऐसी क्रांति, वो ऐसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। नूतन कविता कि तुम अपने अंदर से जो ये बिजली की चमक है, इस बिजली की चमक को दिखाओ, ताकि पूरे के पूरे संसार को एक नया जीवन प्राप्त हो सके। यानी कि जैसे बिजली की चमक, बादल आपस में टकराएंगे और उनके अंदर से बिजली निकलेगी, यानी कि वो जो चमक निकलेगी, चमक निकलने पर जैसे हम आसमान की ओर देखते हैं तो एक उम्मीद लगा बैठते हैं कि अब तो जो बारिश है वो पक्की होगी, डेफिनेटली बारिश होगी। ये इस चीज का प्रतीक है। ठीक है, समझ आई। अब जैसे किसान भाइयों ने पहले भी आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया। ठीक है, लेकिन किसान भाइयों ने अब मिलकर क्या कर दिया, पूरा रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया, कल पूरा भारत बंद था। तो ये क्या है, ये एक चमक है, ताकि, और किस चमक की, संसार को एक नया जीवन देने की चमक है। ठीक है, तो आगे है, फिर बरदो बादल गरजो। कवि फिर से अपनी भावना में उस कठोर वज्र के हथियार को छिपाकर संसार में पूरा जोश भरने का काम करता है, और बादलों को संबोधित करता है। वे कहता है कि हे बादलों, तुम खूब गरजो और कड़कते रहो और लगातार बरसते रहो। ठीक है, तो ये इस इन पंक्तियों की व्याख्या दी। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है, एक तो इनमें अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि संस्कृत के शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है, दूसरा, इन पंक्तियों में जो लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है, क्योंकि बादलों को तो सिर्फ कवि ने आधार बनाया है, वास्तव में कवि किसके संदर्भ में बताना चाहते हैं, गरीब लोगों के संदर्भ में और पूंजीपति वर्ग के संदर्भ में। ठीक है, वास्तव में ये कवि बताना चाहते हैं बादलों के माध्यम से। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण का, ओज गुण की प्रधानता है। इस पद में कौन सा गुण है, ओज गुण। ठीक है, तो
आगे चलते हैं, दूसरे पद पे आ जाइए आप। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाक के स्कल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त दरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। विकल, विकल का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल, परेशान, दुखी। उन्मन, उन्मन का मतलब होता है अनमना, उदास, निराश, निराशा की जो भावना होती है। जैसे अब ये अपने किसान भाई बैठे निराश, उदास होकर, ठीक है। आगे है निदाग, निदाग का मतलब होता है जो तपती हुई, और जो गर्मी होती है, तप, जो गर्मी के कारण जो धरती तप जाती है, अत्यधिक जो गर्मी होती है उसको निदाग बोलते हैं। स्कल, स्कल का मतलब होता है सारे, सभी। जन, आदमी। अज्ञात, जो अनजान है, अपरिचित है। अनंत, आकाश में। गण, गण का मतलब होता है बादल। तप्त, तपी हुई। और दरा, दरा का मतलब है पृथ्वी, धरती। अब कवि फिर से कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि उन बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर बेचैनी है, चारों ओर व्याकुलता है। क्यों व्याकुलता है, ये बात अभी आपको बताएंगे, ठीक है। कि चारों ओर बेचैनी है, चारों ओर की जो जनता है, इस संसार की पूरी जो जनता है वो दुखी है। वो दुखी क्यों है, क्योंकि अभी तक गर्मी ज्यादा है, लेकिन बादलों ने अभी बारिश नहीं की है। और पूरे समस्त संसार बादलों से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बादल कब गरजेंगे और इस गर्मी से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। ये बात आएगी इसमें, ठीक है। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग के स्कल जन। कवि कहते हैं कि चारों ओर व्याकुलता, बेचैनी है और हर मनुष्य दुखी है। लोगों के जो मन है वो क्या हो गए हैं, अनमने हो गए हैं, उदास मन हो गए हैं लोगों के, ठीक है। और विश्व के निदाग के स्कलजन, और संसार के सभी लोग इस भयंकर गर्मी के कारण दुखी हैं। संसार के सभी लोग इस भयंकर गर्मी के कारण दुखी है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, और जिस समय संसार के सभी लोग इस गर्मी के कारण, इस गर्मी की वजह से दुखी हैं, उस समय न जाने तुम, यानी कि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि तुम न जाने आकाश में किस अपरिचित दिशा से आए और आसमान में चारों ओर फैल गए, ठीक है। तप्त दरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि फिर बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम खूब बरसो, लगातार बरसो, गर्जना करो, कड़कते रहो, और गर्मी से जो लोग झुलस रहे हैं उन लोगों को तुम बारिश करके उन्हें क्या करो, शीतलता प्रदान करो। इस तप्त दरा को क्या करो, शीतल कर दो। तुम लगातार बरसते रहो, और जब तक बरसते रहो, जब तक ये जो गर्मी है, इस गर्मी, ओ सॉरी, ये जो धरती है, ये धरती, इस धरती को जब तक सांत्वना नहीं मिल जाती, ये इस धरती की जो अब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम क्या करते हो, लगातार बरसते रहो, बारिश करते रहो, ठीक है। समझ आई बात। ये बात है इन पंक्तियों में, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, कवि उस समाज को, ऐसे लोगों को, यानी कि जो जिनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार के जो सभी लोग, सभी देशों के में ऐसी होता रहता है, होता भी है, होता आया भी है और होता रहेगा भी, ठीक है। कि जो गरीब लोग हैं उनका शोषण किया जाता है, गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। पूंजीपति दिन प्रतिदिन और ज्यादा पूंजीपति बनता जाता है, और गरीब लोग दिन प्रतिदिन और गरीब होता जाता रहा,
अब आप देखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ये जो ये कहते हैं ना, ये 3 अध्यादेश लेके आए, ये इसमें नीरा नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान है। ये सिर्फ क्या चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े महान जो पूंजीपति वर्ग है, उन्हें ये जमीन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सौंप दी जाए। ठीक है, ये काम है। और यही समाज के अंदर, पूरे संसार के अंदर ऐसी गतिविधियां होती हैं और हो रही हैं। और लोग जब कभी उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती, तब तक तुम क्या करते रहो, संघर्ष करते रहो, इन पूंजीपति वर्ग के साथ तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो और अपने अधिकारों की मांग कंटिन्यूटी में करते रहो। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि सभी के सभी इस संसार के जो गरीब लोग हैं, जो इन पूंजीपति वर्ग से दुखी है और बेचैन है, उनके मन उदास हो चुके हैं। कई बार तो आप देखते भी हो, किसान भाई है, आत्महत्या कर लेता है, कोई गरीब व्यक्ति है, अगर कोई कर्जा ले लेता है बैंक से, उसको लोन नहीं मिलता, कर्ज नहीं मिलता, अगर जाता है तो 50 चक्कर काटने पड़ेंगे, और उसमें भी 1 लाख रुपए का लोन लेगा तो क्या करेगा, उसमें भी उसको 20-30 हजार रुपए बैंक मैनेजर या अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनको देने पड़ते हैं। लेकिन एक पूंजीपति वर्ग है, अगर आज टाटा को, रतन टाटा को या अंबानी अदानी को अगर लोन लेना पड़े तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक सिर्फ फोन लगेगा, तुरंत ही लाखों क्या 10 लाख करोड़ में का भी लोन उन्हें तुरंत मिल जाएगा। और और आप देखते भी हो, वो जो भाई साहब, वो एक और है, क्या नाम है, नीरव मोदी, क्या नाम है, वो विदेश गए हुए, और पीछे एक और नाम था, वो नाम ध्यान नहीं है, कितने हजार करोड़ों का नुकसान किया है इन्होंने। तो ये बात सामाजिक क्रांति की ओर संकेत करती है ये कविता। इस कविता का एक संकेत है कि संसार में चारों ओर हिंसा फैली हुई है, सभी लोग दुखी है, सभी को कष्ट है और लोग परेशान हैं, उनके मन उदास हो गए हैं, और न जाने कौन सी क्रांति इस संसार में कब फैलेगी, और ये जो दुखों से पीड़ित ये जो लोग हैं, इनके अंदर एक नया जोश आएगा, इन्हें कब अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उस दुखित पीड़ित जनता को कोई बार बार संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपने सुखों की प्रधानता, जब तक तुम्हें अपने अधिकारों या सुख नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक तुम क्या करते रहो, लगातार लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। ठीक है, ये अर्थ था इस पंक्ति का, इस कविता का। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल। अब एक क्वेश्चन है, कल मैंने जो आपको वो नहीं करा था, क्या नाम है, ये करा था सैंपल पेपर में, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में अदर कामिल बुल के किसके समान लगते हैं। उसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में वो भी था बरगद का पेड़, वो गलत है, वो मैंने भी आपको गलत बता दिया। उसमें उपरोक्त कोई नहीं, ये आंसर आएगा, उसमें आएगा उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि किताब में कहीं पर भी बरगद के पेड़ की बारे में बात ही नहीं हुई है, सिर्फ देवदारू के पेड़ की बात हुई है। और 1 मिनट आप देख लीजिए, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, शायद आपको पता भी चल जाए जो बरगद का पेड़ होता है और जो इसमें डिफरेंस होता है बरगद के पेड़ में और इसमें। बरगद का पेड़ होता है पीपल के पेड़ की तरह, जिसके पत्ते पीपल के पेड़ की तरह होते हैं, और इसकी जो जटाएं होती हैं बहुत ही मजबूत होती है। इसकी जो टहनियां होती है ना, लंबी लंबे, जैसे जटाई नहीं होती है, लंबे लंबे साधुओं की जो जटाएं होती है, उनकी तरह लंबी लंबी टहनियां होती है इनकी, पतली पतली भी हो जाती है और ये धीरे धीरे मजबूत हो जाती है, और ये रस्सों का काम करती है। अगर इनको पकड़कर हम झूले भी, पतली सी टहनी को पकड़ के झूलने की कोशिश भी करेंगे ना, ये आसानी से टूटेगी नहीं, इतनी मजबूती होती है, और ये अधिकतर दवाइयों में प्रयोग होती है। ठीक है, ये जो पेड़ है दवाइयों में प्रयोग होता है, इसकी जो जड़ी बूटियां बनती है, जैसा भी है, पत्ते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल में ये ज्यादा इसको मान्यता थी। आज अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र जाओ ना, कुरुक्षेत्र आप क्या नाम है, ब्रह्म सरोवर पे, तो वहां पे ये बरगद का पेड़ आपको मिलेगा। ये तो है बरगद का पेड़,
और जो देवदारू का पेड़ होता है ये एक विशाल का बहुत ही लंबा पेड़ होता है। ये जो पेड़ है ये होता है कांटेदार पेड़ होता है। ये कांटे कांटे से होते हैं, जैसे टीकर में हम नहीं होते हैं ऐसे ये होता है किसका, देवदारू का पेड़। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ आई बात? अब आप में से अगर किसी को कुछ पूछना तो वो पूछ लीजिए।